हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2020 के बारे में, जिसका विषय कोड है 200 और विषय है हमारा साइंस मतलब विज्ञान के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करूंगा आपको। और इसके टोटल जो क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट से लेकर 22 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये पेपर है वो है 3 घंटे का पेपर है और जो टोटल मार्क्स है वो है 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख लेते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हो जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। तो नर हार्मोन डैश होता है। तो नर हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। नर हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े सूत्र पाए जाते हैं। कि वैसे तो 46 होता है बट जोड़े बोला इसलिए 23 आ जाएगा। तो श्वेत प्रकाश का रंग में विस्तृत होना विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। और जो दा वाला है वो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल जो विद्युत पास नहीं होता इसलिए वो कुचालक कहलाएगा। और ई ये क्या है? डैश क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण में, वन विकास में या चिपको आंदोलन में हमें वो पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर तो हमें जोड़े मिलाना है। तो पहले देख लेते हैं हम। पहले में आवर्त। तो आवर्त मतलब होता है 7, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त का मतलब होता है 7। तो आवर्त को हम 7 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरा है नेफ्रॉम। नेफ्रॉम क्या होता है? वृक्क होता है। क्लियर। और सा वाला है जो सा में क्या? अभिसारी। अभिसारी उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि में अपतल लेंस होता है और अवश्य शक्ति का वॉट होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मार्क कर लो या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर बात करते हैं। सही विकल्प चुनने। तो इनमें से कोई सही विकल्प चुनना है। तो पहले का है कोई विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है जब उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आ जाएगा 5। इनमें से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? तो आपको पता है सभी गुण धातुओं का, बट चमकहीनता नहीं है। चमकीला होता है धातु, बट यहाँ चमकहीनता दिया हुआ है। तो ये वाला हमारा नहीं है। ठीक है, और ई वाला पार्ट कर लेते, दा वाला पार्ट कर लेते हैं। पहले सा वाला देख लेते हैं। भोजन नली में किस भाग द्वारा भोजन पूर्ण पाचन होता है? तो इसमें आ जाएगा अमाशय द्वारा। और दा में निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो एड्रीनेलिन। ठीक है, और ई में क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव बहुदेशिक होता है। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें एक वाक्य में आंसर देना है। तो व्यंजन चूर्ण बनाने में प्रयुक्त पदार्थों के नाम लिखने हैं। ठीक है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमें वो बताना है। पहले मैं देख लेता हूँ ये इसे। ठीक है, और जो थर्ड है आपका मानव में परिसंचरण तंत्र के घटकों के नाम बता। तो यहाँ लिखा हुआ है हृदय, ध्वनि, ये सब होते हैं। बाकी मैं आपको इसको हैंड रिटन नोट्स दिखा दूंगा आपको। और जीवाश्म की परिभाषा देना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा ही जाता है। और अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट किसे कहते हैं? वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं पहले व्यंजन चूर्ण की बात करते हैं। व्यंजन चूर्ण क्या होता है? तो वो सूक्ष्म भुजे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। तो जो भुजा हुआ चूना होता है, सूक्ष्म भुजा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन की क्रिया करने से व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। CaOH2 प्लस Cl2 दिस इम्प्लाइज CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है जी, इसके उपयोग भी देख लेना। वैसे में पूछा नहीं गया हुआ है, बाकी आ सकता है आपके में। क्या इसके उपयोग भी बताओ तो आप लिख सकते हो। वस्तु उद्योग में सूती व लीलेन में के व्यंजन के लिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसका दूसरा वाला ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो जिन अभिक्रियाओं में, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब जो ऊष्मा है वो उसका भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें भी ऊष्मा जा रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या? श्वसन एवं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो जो इसमें भी आपने ऊष्मा को प्लस किया, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं कि मानव के वाहन या परिसंचरण, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसको स्टार्टिंग से, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। लिखा हुआ मानव के परिसंचरण तंत्र के घटकों, जो मतलब वाहन होते हैं, जो मानव का ब्लड को जो एक दूसरे जगह से ले जाते हैं, उन्हें परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो वो क्या है, रक्त है, रुधिका, हृदय है, रुधिका वाहिका है। इन तीनों के बारे में पूछा नहीं गया, बट इसे लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ये 3 पार्ट्स के बारे में पूछा गया था, तो रक्त, हृदय और रुधिका वाहिका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसमें देख सकते हो लास्ट वाले में ये क्या लिखा है, इसके माध्यम से ही रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। जो रुधिका वाहिका होता है, इसी के माध्यम से ही रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, मतलब पहुंचता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जीवाश्म। तो देख सकते हो जीवाश्म वाला, तो पृथ्वी पर किसी भी समय, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, पृथ्वी पर किसी भी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन जीवों के परिचित आवेश या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को, जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जो प्राचीन, जो हमारे डायनासोर वगैरह जो भी थे, उनकी जो छाप हैं अभी, या उनकी हड्डियां हैं या कोयला है जो भी उनका मिलता है बहुत पुराना, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ आप देख सकते हो जो ये डायग्राम भी बना रखा है, ठीक है, ये डायनासोर का है, ये बना रखा है। अपशिष्ट मतलब होता है बेकार, और इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके में, और ये एमपी बोर्ड में आ सकता है। तो अपशिष्ट का अर्थ होता है अवांछित। अवांछित मतलब अनुपयोग सामग्री, जिनका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। कोई भी पदार्थ जो कि प्राथमिक उपयोग के बाद बेकार या दोषपूर्ण होने के कारण छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये दोषपूर्ण होने के कारण छोड़ दिया जाता है, उसे अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो अपने शरीर के अंदर भी मल मूत्र होता है, वो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है। ये ठोस कचरा हो गया, जल अपशिष्ट हो गया, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये नगर पालिका का घरेलू कचरा हो गया, ठोस कचरा हो गया, जल अपशिष्ट हो गया, ठीक है। ये शारीरिक मल मूत्र हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ है, हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गंदगी होती है, जो बेकार चीज़ होती है, वो उसे हम अपशिष्ट वर्ड उसे दे देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छे से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। उपाचयन, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, ठीक है, रेडॉक्स के बारे में बताना है। और वियोजन, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देना है, और एक उदाहरण भी लिखना है उसका, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ये रुक जाना में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमपी बोर्ड में भी आ सकते हैं। सो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। पहले रेडॉक्स के बारे में बात करते हैं। उपाचयन के बारे में, उपाचयन अभिक्रिया से क्या समझता है उदाहरण सहित बताना है। तो उपाचयन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है। ध्यान रखना, जो पहले अभिकारक है उसका उपचयन होगा और दूसरे का अपचयन होगा, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जो पहले है उपचयन और दूसरे का अपचयन होगा। उदाहरण में देख सकते हैं Fe2O3S plus 3COG, दिस इम्प्लाई 2Fe plus 3CO2। तो जो CO है उसका उपचयन हुआ, Fe2O3 का अपचयन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जो एक अभिकारक है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं A दिस इम्प्लाइज टू B plus C। तो ये एक अभिकारक था, वो 2 पदार्थों में टूट जाता है, जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हो, ठीक है। 2FeSO4 ये ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करके तो 3 पदार्थ में टूटा है, और ये भी चूना पत्थर भी 2 पदार्थों में आपका टूट गया है, तो इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहे आप अच्छे से, ठीक है जी। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये ऊष्मा वाला भी देख लेना, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है। इसकी परमाणु की संख्या निकालनी है और तत्वों का प्रतीक लिखना है। तो सिंपल है, परमाणु की संख्या क्या होती है, इन जो भी विन्यास होते हैं उनको ऐड कर देंगे तो आपका परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो 2 + A + 5 कितना होगा, 15। तो जो परमाणु की संख्या आ जाएगी वो 15 आ जाएगी, ओके। और प्रतीक मैं बताऊँगा, और आधुनिक आवर्त सारणी लिखना वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एमपी बोर्ड में आ सकता है। तो यहाँ देख सकते हो, पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया हुआ है, 2, 8 और 5 दिया हुआ है। तो परमाणु की संख्या हो जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगी। उनका तत्वों का प्रतीक क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्फोरस। तो P15 = 2, 8, 5, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहलाता है,
तो मोजले ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, जो उसके क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। ये नियम आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। तो जो ये नियम होता है उसे आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। क्लियर? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्या लिखा? अंकुरण। अंकुरण किसे कहते हैं? ठीक है, पहले अंकुरण की बात करेंगे, फिर मुकुलन की बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ मुकुलन की परिभाषा दीजिए। तो ये अंकुलन और मुकुलन साथ में आ जाते हैं। तो पहले हमें अंकुलन को समझना है कि अंकुलन क्या है, फिर हम पढ़ते हैं मुकुलन क्या है। ठीक है, पहले अंकुलन की देख लेते हैं। अंकुरण क्या है? बीजों में भावी पौधे भ्रूण होता है जो अंकुलन परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अंकुरण या बीजों का अंकुरण कहते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और ये अथवा वाला पार्ट भी दिया है जो हमें मुकुलन के बारे में बताना है कि मुकुलन क्या होता है। तो पहले नीचे कर देते हैं। कुछ जीवों में, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है? कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न होता है। ये देख लो, कुछ जीवों में उनके शरीर के ऊपर कुछ उभार उत्पन्न होता है जो परिपक्व होने पर जीवों से अलग होकर एक नए जीव का जन्म देते हैं। जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है उसी को हम मुकुलन कहते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका मुकुलन वाले को अभी। ठीक है, इसको कलिकायन भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखना अवतल होता है तो नेगेटिव हो जाता है। अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है, मतलब पावर निकालना हमें। ठीक है, और वाहन में उत्तर दर्पण का पक्ष निर्देश दर्पण के रूप में क्यों प्रयोग होता है, तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम फोकस दूरी वाला कर लेते हैं। तो फोकस दूरी हमें गिवन है, तो ये अवतल लेंस के ऊपर है इसलिए माइनस कर दिया हमने, -2 मीटर। और अवतल लेंस का क्षमता क्या होगी? 1/f होती है। तो 1/-2 मतलब P = -0.5d। तो ये हमारी इसकी पावर आ जाएगी, मतलब क्षमता आ जाएगी। क्लियर? अब आगे करते हैं इसका अथवा वाला पार्ट। तो उत्तल दर्पणों का उपयोग क्यों होता है? तो वाहनों में होता है। तो ये देखो, देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में आसानी होती है, मतलब वो समर्थ हो पाता है, पूरे वाहन को अच्छे से देख पाता है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। ठीक है, और समवर्ती अंक किसे कहते हैं ये भी हमें बताना है विथ उदाहरण, मतलब विथ एग्जाम्पल हमें बताना है। ठीक है जी, तो पहले मेंडल वाला कर लेते हैं हम। पहले मेंडल का क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, पहले नीचे आ जाते हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार युग्मों के निर्माण के समय 2 एलीलीय जोड़ पृथक हो जाते हैं। जो एलीलीय जोड़ होते हैं पृथक हो जाते हैं और एक युग्म में केवल एक ही जोड़ा होता है, जोड़ा जाता है। एक ही युग्म के केवल एक ही जोड़ा जाता है। दोनों जोड़े एक ही युग्म में कभी नहीं आते, याद रखना। इसी को हम मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं कि वो अलग अलग में ही आते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं आते। ठीक है जी, और समवर्ती अंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। प्राणियों के शरीर में वह अंग, पहले मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या लिखा है? प्राणियों के शरीर में वह अंग जिनके कार्यों में तो समानता होती है, मतलब वह अंग जिनके कार्यों में तो समानता होती है पर उत्पत्ति और मूल रचना में अंतर होता है, ऐसे अंग अलग अलग जीवधारियों में देखे जाते हैं। जो ऐसे अंग होते हैं वो अलग अलग जीवधारियाँ जो भी जंतु होते हैं उनमें देखे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हो चिड़िया या कीटों के जो पंख होते हैं वो देख सकते हो, ये बाद में उगते हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हो, उदाहरण एग्जांपल लिख लेना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, चिड़िया या कीट का पंख। ये उदाहरण भी लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात कर लेते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। और इसका कारण ये चित्र भी बना सकते हैं हम, तो इसके बारे में देखते हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं। चलो हम देख लेते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर।
तो देख सकते हो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, अतः तारों से चलने वाला प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों को का घनत्व बदलते रहने से इनकी संघनता भी बदलती रहती है। किसी विशेष तारे में आने वाले प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों को आवर्तित होकर हमारी आंखों में आती है। परतों के बदलने रहने के से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, कि जो इसकी स्थिति है वो भी बदलती रहती है, इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम देख सकते हो, जो नीचे डायग्राम बना हुआ है, एक बच्चा है एक तारे को देख रहा है, जहाँ लिखा है तारे की आभासी स्थिति, जो अभी आभासी स्थिति है तारे की, फिर तारा लिखा हुआ, फिर किरण का मार्ग, और नीचे लिखा है बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे है निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं। तो नीचे है निकटदर्शी दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तु तो स्पष्ट देखता है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब पास की वस्तु देख पाएगा और दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा अच्छे से। ठीक है, ये डायग्राम है। नीचे देख सकते हो निकटदर्शी दोष को के कारण क्या हो सकता है, लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोल की त्रिज्या जो गोला होता है उसकी त्रिज्या बढ़ जाए। ये दूसरा है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। और नीचे आपका है निकटदर्शी दोष को नियंत्रण करने का जो उपाय हैं वो लिख रखे हैं इसके अंदर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और नीचे आप देख सकते हो जहाँ लिखा है निकट दृष्टि दोष का नियंत्रण, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। सो ये मैं पहले पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। जो पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है और उसके आंसर देने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो मस्ती यूट्यूब चैनल। बाय, टेक केयर।